स्क्रीन शेयर करते करने दें। इसमें यह है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई विल बी राइटिंग, और उसमें क्या होगा कि आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंड करनी पड़ रही होंगी, कुछ चीज़ें मैं आपको लिख के बता रही होंगी। तो ये दोनों चीज़ें हैं। और आपने साथ साथ अपने नोट्स लेते जाना है। वो इस वजह से क्योंकि इसमें मल्टीपल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो इस तरह से आ रहे होते हैं कि वो चीज़ें जो हैं वो बार 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 हम बात कर रहे होते हैं, उन पे उन कॉन्सेप्ट्स पे बात कर रहे होते हैं। आगे जाके वो यही चीज़ें रेपिटेशन में जब आना शुरू हो जाएंगी तो इट मीन्स कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको अगला कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अगर आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो चीज़ आपको क्या कर रही होगी, वहां से भी उन चीज़ों की भी आपको समझ नहीं आ रही होगी। अच्छा, लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं इंग्लिश एस्से फॉर पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें ना जो बच्ची हैं, मीरब, मीरब आप पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा की तैयारी कर रहे हो? थोड़ा सा अपना माइक ओपन करके मुझे बताइएगा। नो मैम, मैं वही देख रही थी कि मैं पीपीएससी के एग्जाम के लिए तैयारी करी तो मैंने सोचा आई थिंक कि ये थोड़ा बेनिफिशियल होगा, इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो, बट इट्स टोटली डिफरेंट। बस वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए फिर मैं ज्वाइन कर रही हूँ। देखो, अगर आप पीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो अब वाले मतलब अब से तकरीबन ना ज्यादातर जो आपकी वो आ रही होती है सीट्स, जो आपकी ना आ रही होती हैं, उसमें क्या होता है कि अब जैसे वो एलडीए की भी जो सीट्स थी उनका भी उन्होंने ना डिक्लेयर कर दिया है कि अब आप उसका भी एसए का पेपर दे रहे होगे। तो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज नहीं आपका यहाँ पे वो आप गेन कर रहे होगे, ये आप आगे जाके लाजमी लाजमी आपका कहीं ना कहीं पर ये यूज हो रहा होगा। तो आप ये समझें कि जो एसए 40 मार्क्स का आपका जो एसए दिया गया होता है पीपीएससी में, जो आपने अटेम्प्ट करना होता है, लाइक इफ अगर आप कोई 17 स्केल की जॉब के लिए कर रहे हो या 16 स्केल की भी जो जॉब्स होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब्स होती हैं, उन सब में आपने ऐसे लाजमी लिखना होता है। ठीक है। और वो मल्टीपल जॉब्स इस तरह की आ रही होती हैं, चाहे आप पीपीएससी की तैयारी करो, उसमें ये होता है कि आप वन पेपर एमसीक्यूज तैयार कर रहे होते हो, साथ में जब आप वो पास करते हो उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। तो वो डिस्क्रिप्टिव जो है उसमें एस्से जो है वो क्रूशल रोल प्ले कर रहा होता है। तो वो जो है आपको लाजमी हेल्प आउट करेगा ही करेगा। और जो बच्चे पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा के हैं उनके लिए तो वैसे ही उन्होंने तो अभी दे दिया हुआ है कि वो जो है कोटा के लिए मतलब आपका इंग्लिश एस्से लाजमी उसमें ऐड हो रहा होगा। तो मेरा आपके लिए भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, लाइक इस चीज को आपने उसी तरह से समझना है और बल्कि उसको करना लिखना भी शुरू कर देंगी। तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो आपको इन द एंड जाकर आपको एंड में जाके स्ट्रगल नहीं करनी पड़ रही होगी। आपको पहले से आता होगा, आपकी मेच्योरिटी का लेवल इंक्रीज हो चुका होगा, आपका नॉलेज का लेवल इंक्रीज हो चुका होगा, और दैट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक हो गया। तो अच्छा, अब इसको स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश एस्से को। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इंग्लिश एस्से में हमने मल्टीपल चीजों को डिस्कस करना है इस मतलब क्लास में। अच्छा, वो मल्टीपल चीजें क्या हैं कि एक तो हमने ये देखना है कि एस्से जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ एस्से। क्यों, देखो इम्पोर्टेंस किसी भी चीज की जब आप जो है कोई भी चीज लिखना शुरू करते हो, अनलेस अनटिल कि आप उस चीज के बारे में बहुत क्लियर नहीं हो कि आपके लिए ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट ये पर्टिकुलर चीज आपके लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उतना आपका आपकी जो अटेंशन होती है
चाहे वो मेंटली हो या चाहे वो सबकॉन्शियस वे में हो, वो आपकी तरफ वो लाजमी जा रही होती है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी वो चीजें आ जाती हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फेलियर, कि फेलियर क्यों हो रहा होता है अगर ऐसे में आप करते हो। ऑल्दो के पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा में 25 मार्क्स का है, बट स्टिल आपने क्या करना है, आपने उसको पासिंग मार्क्स की तरफ तो वैसे भी लेकर जाना होगा। तो क्या क्या रीजंस होती हैं, क्यों? क्योंकि जब हमें ये बेसिकली क्या है, जो गलतियां हम कर रहे होते हैं वाइल राइटिंग एसेज, ये वो वाली चीजें होती हैं जो कि आपको गलतियां या मिस्टेक्स जो हैं वो हाईलाइट करके बता दी जाएंगी, तो आप वो गलतियां जो है वो आगे जाकर नहीं कर रहे होंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, तीसरी चीज जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो है कि एग्जामिनर की अप्रोच क्या होती है। वाइल चेकिंग योर एसे, एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड करता है, एग्जामिनर की अप्रोच क्या होगी। ये वैसे तो सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंस ऑफ एसे को ही बता रही होती हैं। जो इसका प्रॉपर कंटेंट होता है, या जो इसमें आप ये समझें कि आप जब एसे का पेपर आपके हाथ में आया और अब आपने एसे को या एसे के जो टॉपिक्स हैं अब वो पढ़ना शुरू किए, तो यहाँ से जो अब मैं वो लिखने लगी हूँ कि टाइप्स ऑफ एसेज। अब वो मल्टीपल टाइप्स जो होती हैं, कि टाइप्स कौन कौन सी होती हैं एसे की, हमने वो मल्टीपल टाइप्स देखनी है यहाँ पर। और फिर क्या होता है कि जब आपके हाथ में पेपर आया, आपने वो टॉपिक पढ़ा, आपके माइंड में सबसे पहली चीज क्या आती है उस टॉपिक को पढ़ने के बाद, कि ये कौन सी टाइप का एसे है और मुझे इसको किस तरह से हैंडल करना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से जाके हम डिस्कस कर रहे होंगे कि हमने मल्टीपल टाइप्स ऑफ एसेस को हैंडल करने का क्या तरीका होता है, उन चीजों को किस तरह से हम देख रहे होते हैं, उन टॉपिक्स को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे कर रहे होते हैं, उनकी उन टॉपिक्स की आपकी जो एक शॉर्ट आउटलाइन बन रही होती है, वो आउटलाइन कैसे बन रही होती है। और देन उस आउटलाइन के हिसाब से हम आगे जाके जो पेपर में, मतलब जो ओवरऑल जनरली हम ऐसे स्टार्ट कर देते हैं, उसकी जो पैराग्राफिंग कर रहे होते हैं वो हम कैसे कर रहे होंगे। तो लाइक यहाँ से जो हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आपका प्रॉपर एक एस्से की वो चीजें स्टार्ट हो चुकी होंगी। पीछे वाली जो सारी चीजें हैं वो आपकी एक तो गलतियां बताई जा रही होंगी कि मतलब मेन मिस्टेक्स क्या होती हैं जो कि एक बच्चा मिस्टेक्स कर रहा होता है, और उनसे आपने अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि शुरू में अगर आपको बता दिया जाता है तो इट मीन्स कि आप जब पहला ऐसे भी बैठ के कर रहे होगे, या इवन पहला आपने आउटलाइन निकाली है और आप आउटलाइन जो है वो डिस्कस करने की तरफ आ रहे हो, तो आप उसमें वो गलतियां नहीं करोगे बैठ के। ठीक हो गया जी। और फिर एग्जामिनर की अप्रोच तो वैसे भी पता होनी चाहिए। अच्छा, फिर इस पे और हम देखेंगे आज के लिए। थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, आज हम उसको ना थोड़ा सा लाजमी डिस्कस करेंगे, मतलब उस चीज को हम लाजमी टच करेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपकी फर्स्ट फर्स्ट थिंग, आपने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद आपने उसको अटेम्प्ट करना शुरू किया। अब जब अटेम्प्ट करने की बारी आती है, उसमें सबसे पहले आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी होती है। चाहे आप इवन 10 मार्क्स का ऐसे क्यों ना कर रहे हो, आपने थीसिस स्टेटमेंट लाजमी लिखनी होगी। तो अगर आप 25 मार्क्स कैसे करते हो या 40 मार्क्स कैसे करते हो, आपने क्या करना होता है, आपने थीसिस स्टेटमेंट लाजमी लिखनी होती है। और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों लिख रहे होते हैं, लिखी कैसे जा रही होती है, लिखने का तरीका कार क्या होता है। इसमें अभी मल्टीपल टॉपिक्स जो हैं, जो हम टॉपिक्स भी यहाँ पर बैठकर डिस्कस करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि उन टॉपिक्स की थीसिस स्टेटमेंट मैं आपके सामने यहीं बैठकर लिखूंगी। तो उसमें क्या होगा कि आपको आइडिया होगा कि इसको किस तरह से लिखा जा रहा होता है, और देन हम मल्टीपल टॉपिक्स की थीसिस स्टेटमेंट्स खुद बना रहे होंगे, और कुछ टॉपिक्स की स्टेटमेंट आप भी बना के मुझे सेंड कर रहे होंगे। ठीक हो गया जी। मेरे ख्याल में इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम आते हैं, जो हमने मल्टीपल चीजें इसमें डिस्कस करनी है, लाइक द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि जो ऐसे है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ एसे क्यों दिया जा रहा होता है। अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम की तरफ जा रहे होते हो, लाइक फॉर सी एस एस पी एम एस, तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंस का अपना अलग ही लेवल चल रहा होता है।
अगर आप पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा के लिए जा रहे हो, या अगर आप पीपीएससी के डिस्क्रिप्टिव के लिए, पीपीएससी एफपीएससी कोई भी वो सब्जेक्ट, कोई भी वो आ जाता है डिपार्टमेंट, उसके आप डिस्क्रिप्टिव के लिए जा रहे हो, तो इट मीन्स कि आपका 25 मार्क्स का और 40 मार्क्स का एस्से दिया जा रहा होता है। तो अब उसमें क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका ओवरऑल एस्से पास नहीं है, तो वो उसको बहुत ही डिफरेंट फॉर्म में उसको लेके जाता है। और आपका जो एक, अगर फॉर एग्जांपल आपका जैसे एफपीएससी और पीपीएससी में वो 100 मार्क्स के अंदर ही इसको ऐड कर रहे होते हैं, लाइक 40 मार्क्स, तो आप 40 मार्क्स वैसे ही पीछे से कट करते हो, तो इट मीन्स बाकी आपके बचे हैं 60 मार्क्स, जिसमें से आपने जो है वो ऐसा तो नहीं होता कि आपने सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने हैं, आपने मेरिट बनाना होता है। और उस मेरिट में ईच एंड एवरी लाइक मार्क जो है ना, एक नंबर भी आपका वो काउंट हो रहा होता है। और पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा में सिमिलर वे में जा रहा होगा कि आपका जीके की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, बट इफ यू हैव गेन्ड मैक्सिमम मार्क्स इन एसे, तो वो आपकी जो आपकी मेरिट लिस्ट होती है वो उसमें ही आपको ऊपर की तरफ लेके जा रहा होगा। और मेरिट पर ही सारी वो जब चीजें चल रही होती हैं, तो इट विल बी द मेन थिंग जो कि आपको ऊपर की तरफ लेकर जा रही होगी। तो इसको कोई इस तरह की चीज नहीं समझना है कि भाई चलो ठीक है 100 मार्क्स तैयार कर लेते हैं और ये 25 मार्क्स, क्योंकि आपके ये 25 मार्क्स यहाँ से और 25 मार्क्स आपके उर्दू ऐसे के भी होंगे, तो वो चीजें तकरीबन आप समझें कि एड अप होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अब जो कॉजेज ऑफ फेलियर होता है, जब हम देखते हैं ऐसे में क्यों आ रहा होता है सबसे ज्यादा कॉजेज ऑफ फेलियर, पहली चीज जो बच्चे कर रहे होते हैं, बच्चे ना सिर्फ ऐसे को पढ़ते हैं, दे आर नॉट गेटिंग दैट ट्रेनिंग, पर्टिकुलर ट्रेनिंग जिसमें आपको कोई चीज सिखाई जा रही होती है। ऐसे जो है हमेशा, इंग्लिश ऐसे हो या चाहे उर्दू ऐसे हो, ऐसे हमेशा डिपेंड करता है, इट इज लाइक अ स्किल टू एक्वायर। कि आप जिस तरह से एक स्किल एक्वायर करते हो ना, कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सीखना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल चलो एक बहुत ही जनरल उसमें हम चले जाते हैं, कि आपने फॉर एग्जांपल कोई पायलट बनना चाह रहे हैं, ठीक है जी। अब पायलट बनना चाह रहे हो, ये चलो ड्राइविंग करना चाह रहे हो, सिंपल चीज, अगर ये वाली चीज उठा लेते हैं, जब तक आप खुद उस सीट पर बैठकर ड्राइविंग नहीं करोगे, जब तक आप उस सीट पर बैठकर खुद से वो जहाज उड़ाना नहीं सीखोगे, आपको नहीं आएगा। जितनी मर्जी थीरीज पढ़ लो, जितना मर्जी उन चीजों को वीडियोस भी देख लो, जो मर्जी कर लो, स्टिल यू हैव टू सिट। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वो चीज प्रैक्टिकल वे में करनी होती है, बिल्कुल सिमिलर वे में आपका ऐसे जा रहा होता है। जब तक आप बैठ कर नहीं लिखोगे ऐसे, और जितना चाहे आप मर्जी बैठ के पढ़ते रहो, आप बैठ कर नहीं लिखोगे, ऐसे पर कमांड कभी नहीं इस तरह से आ रही होती। तो द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि बहुत सारे बच्चों को उनकी मिस्टेक्स होती हैं, वो ये होती है कि वो पढ़ते लाजमी हैं, वो लिखते नहीं हैं। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, हम जैसे जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहली चीज अब यहाँ पर क्या पढ़नी है, हमने यहाँ पर ये देखना है कि थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाई जा रही होती है। अब वो जो थीसिस स्टेटमेंट जब बनाई जा रही होती है, तो थीसिस स्टेटमेंट अगर मैं आपको बनाकर यहाँ पर दिखा रही हूँ, तो आई विल बी एक्सपेक्टिंग के जो है आप बच्चे मुझे एटलीस्ट एक दो टॉपिक्स के ऊपर, चाहे वो आप मुझसे टॉपिक्स लो, चाहे आप अपनी मर्जी से कोई टॉपिक निकालो, उस पर आप उन्हें थीसिस स्टेटमेंट बना के दिखा दोगे, सिंपल सी बात हो जाएगी, आपको थीसिस स्टेटमेंट बनाना आ जाएगी। फिर उसके बाद हम आउटलाइन के ऊपर बात करेंगे। आउटलाइन पहले मैं आपके सामने बैठकर लिखूंगी, और इसी वजह से पहले मैंने इस तरह से वो चीजें, कि जैसे ग्रामर की जो चीजें होती हैं वो आपकी ऑलरेडी रिटन फॉर्म में वो सामने आपके आ रही होती थी, यहाँ पर मैं खुद यहाँ पर बैठकर लिखना चाह रही थी, ताकि उसमें क्या होता है कि जब मैं लिख रही होती हूँ तो बच्चे जो है वो उसी के साथ के न्यू टॉपिक्स होते हैं, उनको लिखा जा रहा होता है, उनके सामने वो चीज आ रही होती है, तो वो उस चीज ज्यादा अच्छे से समझ आती है। तो पहले मैं खुद करके दिखाऊंगी, देन आपने उसको देखना होगा, उसको करना होगा। अभी तो बस बैठ के सुन लें कि जो है क्या क्या मिस्टेक्स और किस तरह से की जा रही होती है। तो इट इज लाइक कि जो चीज सिखाई जा रही है, तो इसको स्किल की तरह एक्वायर करें, और उसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा वो बेनिफिशियल होगा, या उतना ज्यादा वो हेल्पफुल होगा। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं, वो अच्छा अटैच हो जाती है
जो अभी मैंने कहा था कि हम टाइप्स ऑफ एसेज जब देखते हैं, तो वो उसमें क्या आता है कि सबसे पहले आपके हाथ में पेपर होता है। पेपर होता है, टॉपिक पढ़ते हो, आपको पता चलता है कि ये टाइप ऑफ ऐसे आया हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि जब आपके हाथ में पेपर आया, तो यू हैव सिलेक्टेड एनी टॉपिक, जो कि आप रॉन्ग सिलेक्शन हो जाती है। कि आपने फॉर एग्जाम्पल आपको चार टॉपिक्स देता है, ठीक है। चार टॉपिक्स में से आपने एक टॉपिक को जो है उस पर क्वेश्चन लिखना होता है या उस पर आपने ऐसे लिखना होता है, ठीक हो गया। अब जब आपने एक टॉपिक वहां से चूज करना है, तो अगर आपने टॉपिक इस तरह का चूज किया है जो कि आप ऑलरेडी पहले बैठकर लिख चुके हो, तो आप उसको हैंडल कर लोगे। क्योंकि मेरे ख्याल में 25 मार्क्स के लिए या तो वो 1 आवर का टाइम दे रहे हैं या फिर 1.5 आवर का टाइम दे रहे हैं। मेरे ख्याल में इतना है, आप बच्चे भी मुझे करेक्ट कर सकते हो इसमें। कि उसमें क्या है कि वो अगर आपको 1 घंटे का टाइम मिला है, तो 1 घंटे में आप 25 मार्क्स का एस्से आपने ऑर्गेनाइज भी करना होता है, फिर उस पर लिखना भी होता है, और फिर उसको कंप्लीट भी करना होता है। ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई हम उसका कंक्लूजन छोड़ के बैठ जाएं। तो उसमें क्या होगा कि जब हमने उस इन सारी चीजों को उसमें करना होता है, तो 1 घंटे से 1 से 1.5 घंटे के दरमियान में हम वो टॉपिक नहीं चूज कर रहे होते जो हम ऑलरेडी बैठ कर लिखना चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप जो चीज ऑलरेडी बैठ कर नहीं लिख चुके होते, आप उसको 1 से 1.5 घंटे में कभी भी हैंडल नहीं कर पाओगे। चाहे जितना मर्जी जीनियस कोई बच्चा बैठा हुआ हो, वो उस टॉपिक को करते हुए कहीं ना कहीं वो घबराएगा और कहीं ना कहीं वो गलती भी करेगा। और यही वो गलती, जो एग्जामिनर बैठा हुआ होता है वो इसी गलती के इंतजार में बैठा हुआ होता है कि कौन सा बच्चा कब गलती करेगा और मैं इसको पकड़ूंगा और मैं इसको आगे नहीं जाने दूंगा। तो आपने वो गलती अपनी नहीं पकड़ानी है, ठीक है अभी। तो इसमें क्या होता है कि दूसरा हमारा क्या है कि हमारा सिलेक्शन ऑफ टॉपिक मस्ट बी, कि उसमें हमने मल्टीपल जो चीजें देखनी है, उसमें सबसे पहली चीज जो हम देख रहे होते हैं कि उसमें हमने वो टॉपिक ऑलरेडी हैंडल किया हुआ हो। लाइक अभी आगे जाके मैंने आपको ना मल्टीपल जो मेजर मेजर टॉपिक्स है ना, वो टॉपिक्स भी हम यहाँ पर अभी मैं बताती हूँ आपको। उसमें क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन हो गया, या फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज हो गया। अब एजुकेशन या क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर आप ऑलरेडी कुछ भी नहीं लिख चुके हो, आपने सिर्फ उसको बैठकर एक दो कॉलम्स में से पढ़ा था, तो फिर आप किस तरह से उसको लिख रहे होगे? क्यों? क्योंकि टॉपिक्स जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। टॉपिक कभी भी बहुत ज्यादा जनरल नहीं आ रहा होता। हाँ, अगर बहुत ही कोई लक होती है ना हर बच्चे की, तो वो जनरल टॉपिक्स उठा के दे देगा। अदरवाइज टॉपिक्स जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, कि उसकी एक डायमेंशन होती है। एजुकेशन की वो एक डायमेंशन उठाएगा, क्लाइमेट चेंज की वो एक डायमेंशन उठाएगा, डेमोक्रेसी की वो एक डायमेंशन उठाएगा, वुमेन एम्पावरमेंट की वो एक डायमेंशन उठाएगा। पूरे का पूरा वुमेन एम्पावरमेंट नहीं दे देगा आपको। और वो यही बात होती है कि अगर वो बहुत ही ज्यादा कोई इस बार में लक चली है, तो वो वुमेन एम्पावरमेंट पे दे दे, कि जिसमें सारे की सारी चीजें आ जाती हैं। अब इसमें हमारी रीडिंग भी बहुत अच्छी होती है, हम उन चीजों को देख भी चुके होते हैं। तो अब आपने यहाँ पर, तब हम उसको थोड़ा हैंडल कर लेंगे बैठ के। अदरवाइज जो स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, जब तक हम उसको खुद बैठ कर हैंडल ना कर कर सक पहले ना किया हो, तो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो दैट्स वाई हम इसको प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, इसको हम बैठकर लिखेंगे, और आप भी बैठकर लिखोगे और मुझे लाजमी चेक भी करवा रहे होगे। अच्छा जी। मेरे ख्याल में हमारा फर्स्ट या सेकंड जो है उसमें था, जिसमें एक बच्चे ने कहा था कि लाइक जो आइल्स का ऐसे होता है, क्या हमारा ऐसे उसी फॉर्मेट में होगा? तो जो आपका ये वाला ऐसे है, इसमें आपने क्या करना है कि आपने जितने भी, अब जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कुछ बच्चे यहाँ पर इंग्लिश बैकग्राउंड के बैठे हुए लाइक, कि जिन्होंने इंग्लिश में बीएस किया हुआ होता है, या इवन आगे जो है आगे भी पढ़ा हुआ होता है, तो वो उन्होंने इंग्लिश में किया हुआ होता है, उनका बैकग्राउंड होता है, उन्होंने उन चीज़ों को उस तरह से किया हुआ होता है। बट स्टिल फॉर कंपेटिटिव एग्जाम्स और फॉर अदर जो आपकी ये एग्जाम्स आ रहे होते हैं, इसमें क्या होता है कि इन एग्जाम्स में आपने जो एस्से का फॉर्मेट रखना होता है, समहाउ वो रिलेट करता है विद आइल्स एग्जाम, लेकिन ऑल मतलब पूरे का पूरा वो नहीं होता, पूरे का पूरा वो ऐसे इस तरह से नहीं होता है। ठीक हो गया जी। तो आपने क्या करना है, सारे पीछे जो भी एसेस पढ़े मैं ना, भूल जाओ एक दफा। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, उसको याद रखो,
उसी की लाइंस पर लिख कर आओ, ऐसे पास होगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। हाँ लेकिन उस तरह से लिखना भी है, लिख के चेक भी करवाना है, फिर पास होगा। ठीक हो गया। अच्छा, और जो है ज्यादातर बच्चे नहीं लिख रहे होते हैं, इसी वजह से वो ज्यादातर बच्चे पास भी नहीं कर रहे होते हैं इन एस्से एग्जाम्स। ठीक हो गया जी। अच्छा, और फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो चीज आती है, जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, जिसमें हम कॉजेज ऑफ फेलियर में अभी हम जिन चीजों को बता रहे हैं, कि जो हम थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, उस थीसिस स्टेटमेंट को बच्चे प्रूव नहीं कर पा रहे होते हैं। लाइक थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है कि जो आपने एक एस्से का टॉपिक पढ़ा, उसको ना आपने डी कोड किया। ये बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, उसको उस टॉपिक को डी कोड करना, और उसको अपनी समझ के मुताबिक, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसको आपने थीसिस स्टेटमेंट बना ली। अब थीसिस स्टेटमेंट बनाई किसने? उस बच्चे ने बैठ के खुद बनाई है। अगर मैं लिख रही हूँ तो थीसिस स्टेटमेंट मैंने बनाई है। अब इसकी लायबिलिटी किस पर आती है? मुझ पर आती है कि मैंने अपनी इस थीसिस स्टेटमेंट को क्या करना है, प्रूव करना है। अनलेस अनटिल कि मैं इस चीज को प्रूव नहीं करती हूँ और मैं फेल हो जाती हूँ टू प्रूव दैट पर्टिकुलर थीसिस स्टेटमेंट जो कि मैंने खुद लिखी है, तो वो भी एग्जामिनर को जो है वो कहीं पे जाकर उसको वो एनॉय कर रही होती है, कि वो कहता है कि भाई लिखी भी खुद ही है, खुद ही लिखी थी तो वो चीज लिख देते जो मतलब। और ऐसा भी नहीं होता कि हम बहुत कोई आगे पीछे वाली चीजें जाके लिख दें, लेकिन लिखी भी खुद ही है, फिर खुद ही प्रूव नहीं कर पाए, तो ये तो कोई बात ना हुई ना। तो इस चीज को हम यहाँ पर देख रहे होते हैं। अच्छा जी, कि इसको हम प्रॉपर वे में देख रहे होते हैं कि हमने तीसरे स्टेटमेंट को प्रूव कैसे करना है। और ये पहले वही बात फिर आ जाती है कि ये पहले चीज मैं आपको सिखाऊंगी, फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि अब आप इसको करोगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। और मेरे ख्याल में ये बात मैंने बड़ी शुरू से की होगी, कि आपको ना ऐसे में, वालेकुम अस्सलाम तैयबा। अच्छा, ये ऐसे में आपको जो फेल करवाने वाली और एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, ग्रामर की मिस्टेक्स कर देंगे, वोकेबलरी की, लाइक वहां पर वो वोकेबलरी यूज होनी है या नहीं होनी है, उसकी मिस्टेक्स करके आ जाते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक से बना नहीं रहे होते, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट की बात नहीं उसमें वो उनकी वो आ रही होती। तो अब ये वाली चीजें क्या है, कि ये उस तरह की चीजें हैं कि अगर ये उसको ना मिली, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि जी ये वाली चीजें तो इंतहाई अ, समझें कि बेसिक वाली चीजें हैं, क्योंकि आप इंग्लिश एस्से कर रहे हो। अब जैसे मैंने शुरू में ये लिखा है कि इंग्लिश एस्से है, उसके साथ इंग्लिश का वर्ड अटैच है। इट मीन्स कि अगर आप इंग्लिश एस्से कर रहे हो और आप इंग्लिश लैंग्वेज की गलती कर रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज की गलती को कभी भी वो ऐसे नहीं जाने देगा। तो ये मिस्टेक तो आपने बिल्कुल भी नहीं देखनी है, नहीं करनी है, कि जो आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स हों, चाहे वो स्पेलिंग की मिस्टेक्स हों, चाहे वो वोकेबलरी की मिस्टेक्स हों। वोकेबलरी की मिस्टेक्स क्या होती हैं, कि लाइक आपने एक वर्ड एक सेंटेंस में यूज करना था और आप उसका सिनोनिम इस तरह का यूज कर रहे हो जो कि वहां पे फिट इन नहीं हो रहा है। ठीक हो गया जी। तो ये वोकेबलरी की मिस्टेक्स भी आ जाती हैं। फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर की बाज़ औक़ात मिस्टेक्स आ जाती हैं, कि जहां पर आपने एडजेक्टिव लगाना था आपने वहां पे एडजेक्टिव लगाया नहीं, जहां पे आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना था आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया, या हो सकता है कि जहां पर आप एडजेक्टिव की आपने जगह इधर से उधर कर दी, मीनिंग ही चेंज हो गया, बात ही खत्म हो गई आपकी तरफ से तो। अच्छा, फिर उसके अलावा जो है ना, अब ये गलतियां होती हैं। फिर सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है, वो बच्चा खराब करके बैठ जाता है। बाज़ औक़ात प्रपोजिशन ठीक से नहीं यूज कर रहा होता। तो ये क्या है, छोटी से छोटी मिस्टेक्स के जिसमें बाज़ औक़ात एस या ई एस, जैसे आपने एस या ई एस लगाना होता है ना किसी उसके साथ, किसी मतलब आपने सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगाना है या नहीं लगाना है। अब क्या होता है कि इवन ये वाली मिस्टेक्स भी पकड़ी जा रही होती हैं। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना होता है कि जब हम एक एस्से जब बैठ कर लिख रहे होते हैं, तो थीसिस स्टेटमेंट और जो आउटलाइन हम लिखेंगे यहाँ पर बैठकर, उसको हमने एक दफा से री रीड करना होगा, ताकि उसमें से हम ये छोटी छोटी वाली गलतियां जो कि हम जल्दी में लिखते हुए भी इवन करते हैं, ठीक हो गया, तो उसको भी हम निकाल देते हैं। जो ओवरऑल आपने ऐसे लिखा हुआ होता है, उसमें क्या होता है कि हम उनमें से कुछ मिस्टेक्स जो हैं वो वहां से भी हम हटा देते हैं, जितनी हम हटा सकते हैं वो। अदरवाइज एक दो मिस्टेक्स अगर इस तरह की चली जाती हैं जो कि अनइंटेंशनली, अनइंटेंशन
अनइंटेंशनल वे में की जा रही होती है। तो उसको जो है आप निकाल सकते हैं। उसको अगर वो एग्जामिनर भी देख लेता है तो वो उसको बाजुकात जाने भी दे रहा होता है कि चलो ठीक है, ये बच्चा जो है वो पहले तो नहीं गलती करता हुआ आ रहा, उसको पता है ये रूल, लेकिन वो जल्दी में लिखते हुए ये चीज हो गई होगी। तो ये वाली जो चीज है, आपने ये माइंड में रखना है कि जो हैबिचुअल जो आप मिस्टेक्स बच्चा कर रहा होता है इंग्लिश लैंग्वेज की, वो कभी भी अनसीन नहीं जाएंगी। ठीक हो गया जी। तो ये मल्टीपल जो एसेज के अंदर जो मिस्टेक्स बच्चा कर रहा होता है, ये वो मिस्टेक्स हैं जो कि हम जाकर देख रहे होंगे और उन पर हम जो है उन चीजों को खत्म कर रहे होंगे। अच्छा, दूसरी एक ना बात सुनते हैं कि जो कॉजेज ऑफ फेलियर में ना एक चीज होती है लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस पर हम बात करेंगे। ठीक हो गया। बात किस तरह से करेंगे कि जब हम आउटलाइन बनाते हैं तो उसमें हम एक लॉजिकल सीक्वेंस लेकर आ रहे होते हैं। ठीक है। अभी बस आप ये सुन लो कि लॉजिकल सीक्वेंस ना किसी भी बच्चे ने मिस नहीं करना होता है। ठीक हो गया। कि आपका वो आपकी आउटलाइन के अंदर भी वो लॉजिकल सीक्वेंस नजर आ रहा होता है, जो एग्जामिनर बैठा हुआ है उसको पता चलता है कि भाई इसने लॉजिकल सीक्वेंस इसमें रखा है कि नहीं रखा है। ठीक हो गया जी। हाँ, और जो फिर आपने ऐसे लिखा, ऐसे लिखते हुए देखो आपने पैराग्राफ राइटिंग भी कर, इंट्रोडक्शन लिखना है, पैराग्राफ राइटिंग की तरफ आना है, देन कंक्लूजन की तरफ जाना है। अब पैराग्राफ ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ एक ही पैराग्राफ आपने लिखना था और आप लिख के जो है मतलब हम बैठ गए। मल्टीपल पैराग्राफ्स लिखे जा रहे होते हैं, उनमें होता है लॉजिकल सीक्वेंस। हमने वो लॉजिकल सीक्वेंस को भी मेंटेन करना होता है। वो अभी मैं आपको सिखाऊंगी तो वो आपको आ जाएगा, तब आपको ये वाली बात समझ आएगी कि इसमें क्या होता है कि बाज़ औक़ात लॉजिकल सीक्वेंस जो है वो बच्चे मेंटेन नहीं कर पाते। तो दैट्स वाई कि अगर उसकी वो दूसरी गलतियां नहीं भी होती हैं लेकिन लॉजिकल सीक्वेंस की गलतियां जो है वो निकलवा के तो वो उसमें भी वो चीज़ आ जाती है। अच्छा, और दूसरा, जब आपने ऐसे लिखने के लिए बैठना है ना, आपके हाथ में पेपर आता है और आपके हाथ में वो दूसरे वाला क्वेश्चन पेपर होता है और वो जो दूसरी शीट दी हुई होती है वो होती है आपके पास। अब आपने सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले ना हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरह से करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें की जा रही होती हैं, वो भी आगे की चीज है। बस अभी इसको सुन लें कि उसमें क्या होता है कि आपके पास जैसे ही वो शीट आई आपने उसको उल्टा किया और उसमें क्या आपने क्या करना शुरू किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है। अब जो ऐसे आपका चेक करेगा ना, उसने क्या करना है कि जब उसके हाथ में वो शीट आती है, वो क्या करता है आपका इवन पहला पेज, हो सकता है कि वो पहले पहला पेज आपका खोल के देख ले, लेकिन वो बैक साइड आपकी लाजमी देखता है। क्यों देखता है? उसने ये देखना होता है कि बच्चे ने उसमें बैठ के कितना रफ वर्क किया हुआ है, कितना उसने ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरफ वो गया है, कितना उसने अभी बैठ के वो ऐसे जो है वो लिखा है, कि कितना उसने अभी बैठ के ऐसे क्रिएट किया है। ये क्या होता है, ये एग्जामिनर के ऊपर आपका एक इम्प्रेशन बन रहा होता है। अब वो जो इम्प्रेशन अगर वो बनेगा और वो इम्प्रेशन अच्छा बन गया है, तो अगर आपने अपने ऐसे के अंदर कोई छोटी बहुत मिस्टेक्स रख दी है ना, तो वो उनको ओवरलुक करेगा, वो कहेगा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, हो जाती हैं ऐसी चीजें। अगर आपने शुरू में इम्प्रेस भी नहीं किया है, फिर आपकी छोटी छोटी गलतियां वो पकड़ लेता है, फिर वो उस पर एनॉय होना शुरू हो जाता है, फिर वो कहता है कि भाई ये क्या ही कर रहा है ये बच्चा। जैसे ही आप एग्जामिनर को एनॉय करोगे उसके बाद जो है वो समझो कि बस हमारी गेम खत्म है और अब हम नेक्स्ट की तरफ जा रहे हैं, इट मीन्स कि हम नेक्स्ट उसकी तरफ जा रहे हैं। तो अब ये जो छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं, ये जो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं, सबने इसको अवॉइड करना है। इन चीजों को हमने प्रॉपर वे में देखना होता है कि हम इसको किस तरह से अवॉइड कर रहे होंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें ना एक वाक्या वाक्या तो क्या ही है, एक चीज सुनाती हूँ आपको। एग्जामिनर अप्रोच की तरफ ही वो आपको लेके जा रही होगी कि वैसे तो ये कंपेटिटिव एग्जाम के लिए ये चीज थी, सीएसएस के एग्जाम के लिए, लेकिन वो इसमें भी ऑब्वियसली वो इसमें काउंट हो रही होती है। जो आपका एसए का एग्जामिनर होता है उसकी अप्रोच यही होती है, हर एग्जामिनर की तकरीबन यही अप्रोच होती है कि एक इंटरव्यू में जो वैसे तो नहीं शो करवा रहे होते कि हम एग्जामिनर रह चुके हैं, लेकिन वो बहुत अरसे से जो चेक कर रहे होते हैं, पता ही होता है कि कौन से टीचर्स जो है वो थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि कौन चेक करता रहा है। और जो बहुत अरसे से चेक कर रहे होते हैं उनका तो चलो फिर भी मतलब ज्यादा आइडिया हो जाता है। तो उनको सुनते हुए एक बात जो इम्पोर्टेंट भी है और जो आप लोगों के साथ शेयर भी करनी चाहिए, वो ये था
कि एग्जामिनर, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर, वो कहता है कि जब मेरे हाथ में किसी का भी एक पेपर आता है फॉर एसए, एसए का जो पेपर आता है, और ये एसए के एग्जामिनर की ही वो है, सेइंग है, कि जब एसए का पेपर मेरे हाथ में आता है और मैं उसको चेक कर रहा होता हूँ, लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग, थीसिस स्टेटमेंट से लेके आउटलाइन तक, और आउटलाइन से थोड़ा सा आगे जाके उसको आइडिया हो जाता है कि वे कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जिसने उस 3 घंटों में, 1.5 घंटे में या 1 घंटे में खुद बैठकर ऐसे लिखा है, खुद बैठकर ऐसे बनाया है, और कौन सा ऐसा बच्चा है जो कि क्रैमिंग करके आया हुआ है और उसने क्रैमिंग वाली चीजें ऐड की हुई हैं, और मतलब वो क्रैमिंग वाला जो है ना वो टॉपिक उसने वो किया हुआ है। तो इट इज लाइक कि जब आप कोई एक छोटी से छोटी चीज लिख रहे होते हो और वो एग्जामिनर के सामने चली गई, अब आपकी ना वो इट्टी बिट्टी खुल के सामने आ जाती है। आपके अगर पॉइंट ऑफ व्यूज बैलेंस्ड हैं सामने नजर आ जाएंगे, इम्बैलेंस्ड हैं सामने नजर आ जाएंगे, गलतियां कर रहे हो, छोटी कर रहे हो, बड़ी कर रहे हो, सामने नजर आ रही हैं उसको। तो वो क्योंकि काफी पेपर चेक कर रहा होता है, जितने चाहे वो हजारों की तादाद में होते हैं, चाहे वो जो है लाखों में तो खैर नहीं जाते पाकिस्तान में, इंडिया में जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर बैठकर उसके पास हजारों पेपर्स होते ही होते हैं। ठीक हो गया। तो अब अगर वो हजारों पेपर बैठ के चेक कर रहा है तो इतना तो वो, और जितना वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो इतना तो एज उन्हें भी मिलना चाहिए कि वो इस चीज को जो है वो देख लेते हैं कि कौन सा बच्चा जो है वो प्रॉपर वे में उसने इस चीज को किया है, और कौन सा बच्चा ऐसा है जो कि क्रैमिंग वाला आके बैठा हुआ है। अब वो नंबर भी उसको क्रैमिंग वाले ही देगा, हो सकता है वो उसको पास करे, हो सकता है वो उसको ना करे, वो उसकी मर्जी होती है। और आप अगर जो है हम इस चीज को चैलेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी एफपीएससी और पीपीएससी कभी भी आपको नंबर बढ़ा के नहीं दे रहा होता है, चाहे आप रीचेकिंग करवाते रहो, जो मर्जी करवा लो। तो आपने ये देखना है कि ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है, लाइक ऐसे लिखना इज वेरी सीरियस, और उसको आपने उसी सीरियस वे में हैंडल करना है। ठीक हो गया जी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। ओके जी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी तैयबा। आप जो है अपना थैंक यू मैम। माइक मैम अभी। ये हमें कुछ मटेरियल तो मिलेगा गाइडलाइंस के लिए, कुछ टॉपिक्स, कुछ मटेरियल्स किस वे में आप, यू कैन थिंक इन दिस वे, यू कैन राइट इन दिस वे, यस। ऐसा प्रॉपर कोई गाइडलाइन? देखो अभी तो, अभी जो मैं बातें कर रही हूँ ना, ये बातें हैं थियोरेटिकल। अभी तो मैं, आप ये समझें कि अभी हमने ऐसे पढ़ना, अभी हमने उसकी सिर्फ इंपॉर्टेंस को समझना शुरू किया है। अभी हमने ऐसे पढ़ना भी नहीं शुरू किया। मैंने आपको ये कहा था कि ऐसे जो है ना वो हम, जब मैं आपको बताऊंगी ना टाइप्स ऑफ एसेस, यहाँ से समझें कि आपके हाथ में जो पेपर आता है ना, यहाँ से आपके हाथ में जो पेपर आया और आपने उसको किस तरह से करना है, यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है। अभी हम यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। तो जो ऐसे जब हमने इसको करना होगा, एक तो जो यहाँ पर अभी मैं लिख रही हूँ कि इवन थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनानी है, मल्टीपल टॉपिक्स इधर, एटलीस्ट 1 से 2 टॉपिक्स की तो थीसिस स्टेटमेंट मैं आपको खुद बना के यहाँ पर दिखाऊंगी, और यही मैं आपको सेंड भी कर दूंगी। बाकी उसमें जो सोर्सेज हैं, यस वो आपको सेंड किए जा रहे होंगे, लाइक जो थीसिस स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन में हम थीसिस स्टेटमेंट पढ़ना सीखेंगे, दूसरे दिन में हम आउटलाइन मेकिंग सीखेंगे। तो वैसे तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं इन दोनों के जो सोर्सेज हैं वो इकट्ठे बच्चों को सेंड करूं, कि लाइक जो थीसिस स्टेटमेंट प्लस आउटलाइन, उसमें क्या होगा, 2 से 3 जो मल्टीपल टॉपिक्स हैं उनकी, या तो मेरी लिखी हुई या फिर मेरे जो कुछ जो है स्टूडेंट्स जो अच्छा लिख रहे होते हैं उनकी, जो थीसिस स्टेटमेंट प्लस आउटलाइन मेकिंग, आउटलाइन वो आपको सेंड की जा रही होंगी उस दिन। फिर उसके बाद जब हम इंट्रोडक्शन लिखना सीख लेंगे, इंट्रोडक्शन आपको सेंड किया जा रहा होगा। फिर जब हम पैराग्राफ राइटिंग सीख लेंगे, पैराग्राफ राइट उसके साथ थीसिस स्टेटमेंट प्लस इंट्रोडक्शन प्लस ये। तो ये जो है आप ये समझें कि पार्ट्स में करके आपके पास आ रही होंगे वो सोर्सेज, जिस तरह से आप पढ़ते जा रहे होगे उसी तरह से आपके पास सोर्सेज आएंगे। तो ये सोर्सेज आपको सेंड किए जा रहे होंगे, इसके अलावा भी।
एक तो वो चीज है ना कि वो अंडरस्टैंडिंग की चीज है। अभी मुझे आपको समझाना है, अभी समझाने पर उस चीज को देखो, फिर वो यहाँ से जो कुछ चीजें होंगी जो सेंड करने वाली होंगी, वो आई विल बी सेंडिंग यू। ओके। और किसी ओके बच्चे मैम, का थैंक यू। क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी मुनव्वर। अच्छा मैम, ये आउटलाइन जरूरी होता है या बगैर आउटलाइन के अगर लिख दिया जाए ऐसे, देखो, उसमें कोई नंबर का फर्क पड़ता है? मैं बता देती हूँ। देखो, जो 100 मार्क्स के एसेज होते हैं, उसमें तो वो लाजमी होता है, बहुत जरूरी होता है। जो कम मार्क्स के होते हैं, लाइक इवन 40 मार्क्स या 25 मार्क्स, जो आप पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा के लिए कर रहे हो, उसमें जरूरी नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू राइट इट। वाई? क्योंकि देखो, अगर एकदम से आप ऐसे लिखने बैठ जाओगे ना, आपको फिर भी अपनी जो थॉट्स होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ रहा होता है। ऑर्गेनाइज मीन्स कि पहले मैं ये वाला पैराग्राफ लिखूंगा, दूसरे नंबर पे ये पैराग्राफ आएगा, तीसरे नंबर पे ये पैराग्राफ आएगा, चौथे नंबर पे ये पैराग्राफ आएगा, पांचवें नंबर पे ये पैराग्राफ आएगा। ठीक हो गया जी? अब इसमें क्या होता है चाहे आप उसको ड्राफ्ट में लिख के बैठे हुए हो, लेकिन उसमें क्या होगा कि जो है, आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा। आपको अपनी थॉट्स ऑर्गेनाइज करनी पड़ रही होती हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि हम एक पॉइंट्स को इधर से ला रहे होते हैं, दूसरे पॉइंट को उधर से ला रहे होते हैं, तीसरे पॉइंट को उधर से पकड़ रहे होते हैं। और जैसे मैंने अभी आपको कहा है कि आपने जो सोच रहे हो, जो समझ रहे हो, जो जो आपने किया है पहले आपने किया हुआ है, ये सारी चीजें एग्जामिनर के सामने चली जाती हैं। तो उसमें क्या होगा कि हमने अपनी थॉट्स को वैसे भी ऑर्गेनाइज करना होता है। तो उसमें रफ में तो हम वैसे भी करेंगे ही करेंगे, हर सूरत में करेंगे, हर हाल में करेंगे। ठीक हो गया? उसमें चाहे आपका 10 मार्क्स के ऐसे क्यों नहीं है, आपने रफ में वो करना ही होता है, मतलब एक शॉर्ट आउटलाइन लाजमी बनानी होती है। अब यहाँ पर ना दो किस्म के लोग आ जाएंगे, दो किस्म के कैंडिडेट्स आ जाएंगे, जो 25 मार्क्स के लिए इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं कि उन्होंने थीसिस स्टेटमेंट भी बनाई है, उन्होंने आउटलाइन भी बनाई है, उन्होंने एक प्रॉपर एस्से भी लिखा है। दूसरे वो आ जाएंगे कि जिन्होंने आउटलाइन नहीं बनाई, रफ में किया है, और जो सिर्फ इंट्रोडक्शन से शुरू हो गए हैं। ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन से वो कर रहे हैं। तीसरे किस्म के वो लोग आएंगे जिन्होंने ऑर्गेनाइज ही नहीं की थॉट्स को, और जल्दी से लिखना शुरू कर दिया है। तो अब यहाँ पर जो तीसरी किस्म के लोग हैं, वो तो समझे पूरे पानी में है भाई, कुछ नहीं कहा जा सकता उनको। ठीक हो गया? जो बाकी दो लोग हैं, कंपटीशन इनके दरमियान में है। अब जिस बंदे ने स्ट्रगल ज्यादा, कौन से वाले ने किया? पहले वाले ने किया है, जिसने प्रॉपर आउटलाइन भी बना के हर एक चीज, तो वो स्ट्रगल उसको सामने नजर आ रही है। मार्क्स किसके ज्यादा होंगे? जिसकी स्ट्रगल ज्यादा होगी वहां पे बैठे हुए। जैसे मैंने अभी आपको कहा, एक एग्जामिनर कहता है कि भाई मुझे पता चलता है कि किसने बैठ के क्रैमिंग वाली चीज की है, किसने बैठ के खुद की है। तो अब यहाँ पर एक स्ट्रगल है पीछे, जाहिर सी बात है, आप एक ऐसे लिखना सीख रहे हो। ठीक है, तो उसमें एक बच्चे के टाइम जा रहा है, आप बैठ के लिख रहे हो, आपकी अपनी एक फिजिकल भी तो आप उसको बैठ के लिख रहे हो ना, तो ये वाली चीज आपका, ये वाली सारी चीजें जा रही हैं। तो इट इज लाइक जिस बच्चे ने ज्यादा स्ट्रगल की वो ज्यादा मार्क्स लेगा, और वो उसमें जा रहा होगा। तो फॉर मी, आप लोगों के लिए भी जो आउटलाइन है वो जरूरी है, लिखो उसको। क्यों? क्योंकि यही चीज आपकी शो करती है आपकी मेच्योरिटी को। यही चीज शो करेगी कि आप कितना ज्यादा इस चीज के बारे में सीरियस हो, इस एग्जाम के बारे में सीरियस हो। तो इट इज लाइक कि आपने उस चीज को जितना अच्छे और बेहतरीन तरीके से किया होगा, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए वो चीज हेल्पफुल होगी। ठीक है? तो ऐसे ऐसे करो, और आउटलाइन ना लिखो, बड़ा मुश्किल काम है फिर। तो करना है, अब लिखनी है आउटलाइन। ठीक हो गया? होप सो कि ये चीज समझ आ गई होगी। ओके, थैंक यू। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? ऐसा नहीं है, नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ से आप ये देखेंगे, एग्जामिनर की अप्रोच मैंने आपको कुछ बता दी है।
ऐसे के कौन कौन से की एरियाज होते हैं, मीन्स कौन कौन से मेजर टॉपिक्स होते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं वन बाय वन करके वो टॉपिक्स लिखती जाऊंगी और आपके सामने वो बताती भी जाऊंगी, ताकि आपको आइडिया हो कि हमने किस तरह के टॉपिक्स को जो है वो हैंडल करना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, डोमेस्टिक जो है इश्यूज के ऊपर, डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर भी पूछा जा रहा होता है, इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर भी पूछा जा रहा होता है। डोमेस्टिक इश्यूज को हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि कौन कौन से डोमेस्टिक इश्यूज जो है उन पर बात हो रही होती है, या उन पर टॉपिक्स आ रहे होते हैं। ये जो मल्टीपल टॉपिक्स है ना, ये आपके समझें कि पेपर के टॉपिक्स तकरीबन कह सकते हैं कि पेपर के टॉपिक्स इस तरह से दिए जा रहे होते हैं। अब क्या है, सबसे पहले लिख लें वाटर चैलेंज, वाटर चैलेंजेस। दूसरा लिखें डेमोक्रेसी प्रॉब्लम्स। तीसरा देखें एजुकेशन। करप्शन, सोशो, अच्छा शायद मैंने किसी, नहीं स्पेलिंग की तो मिस्टेक्स मैंने नहीं की। सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, और हैं जी फॉरेन पॉलिसी, और कर लें इकोनॉमी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये कुछ टॉपिक्स मैंने आपके सामने लिखे हैं जिन पर हम मल्टीपल टाइम्स में बात भी करेंगे। इन टॉपिक्स को भी वैसे अंडरस्टैंड जो है, मतलब इन टॉपिक्स पर भी बात की जा रही होती है जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग के फॉर्म में जा रहे होते हैं। तो इनमें से हम मल्टीपल टॉपिक्स डिस्कस भी करेंगे, और इन टॉपिक्स को डिस्कस करने के साथ साथ हम इनके मल्टीपल जो एरियाज हैं उन चीजों पर भी लाजमी बात करेंगे। अच्छा, इसमें ना एक और टॉपिक ऐड करें, और वो टॉपिक जो है ना डोमेस्टिक इश्यूज के साथ साथ जो दूसरी फॉर्म आती है, इंटरनेशनल इश्यूज। बाजुकात को क्या करता है, वो इस चीज को या इस टॉपिक को वो इस डोमेस्टिक इश्यूज का पार्ट बनाता है, और बाजुकात वो इसको क्या करता है कि इंटरनेशनल इश्यूज का पार्ट बनाता है। वो कौन सा है, वो है वुमेन डिस्पेरिटी। ठीक है, जिसको हम फेमिनिज्म के उसमें लेके जा रहे होते हैं। तो ये वाली चीज इसमें आ रही होती है, बल्कि इसको मैं काउंट करूंगी इंटरनेशनल इशू में। वैसे तो ये दोनों में ही ऐड किए जा रहे होते हैं कि वो बाजुकात हो सकता है कि इसका इंटरनेशनल जो एक पॉइंट ऑफ व्यू या इंटरनेशनल जो इसकी डायमेंशन बनती है वो उसकी फॉर्मेट में पूछे, और बाजुकात हो सकता है कि वो डोमेस्टिक जो हमारे वुमेन के यहाँ पर पाकिस्तान में जो चैलेंजेस हैं या जो चैलेंजेस फेस किए जा रहे होते हैं बाय वुमेन इन पाकिस्तान, उन पर वो बात कर दे। तो ये लाइक कि क्या है कि कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जो कि दोनों में ही इक्वली इंपॉर्टेंस ले जाती हैं। तो ये जो है फेमिनिज्म या वुमेन का जो टॉपिक है वो दोनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस लेके जा रहा होता है। बिल्कुल सिमिलर वे में क्लाइमेट चेंज, डोमेस्टिक डोमेस्टिक इश्यूज में भी ये चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही होती है, और ये इंटरनेशनल इश्यूज में ये चीज बहुत ज्यादा मतलब अलग ही इसका लेवल चल रहा होता है कि ये भी बहुत ज्यादा ये चीज हाईलाइट की जा रही होती है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो इकोनॉमी जो इंटरनेशनल इश्यूज में पूछी जा रही होती है वो इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में बात हो रही होती है। तो वो इंटरनेशनल इकोनॉमी को हम वैसे इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहे होते, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते। अच्छा, इसके अलावा ना आप, चलो क्या है किससे, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे इस्लामोफोबिया। नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे बल्कि एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म।
एक्सट्रीमिज्म एंड, तो खैर मेरी राइटिंग स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है, और ये शायद वो इसके स्पेलिंग के, नहीं स्पेलिंग के वैसे मैंने मिस्टेक्स किए तो नहीं है, पता नहीं ये क्यों दे रहा है। खैर, एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म इज एन अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि हम डोमेस्टिकली भी ले रहे होते हैं और जो कि हम इंटरनेशनली भी ले रहे होते हैं। कुछ टॉपिक्स इस तरह के होते हैं कि उनकी डायमेंशन जो है ना वो दोनों तरफ से निकल के आ रही होती हैं। तो अब ये दोनों वाली जो डायमेंशन होती है ना, इनको हम उसी फॉर्मेट में भी रख रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा एक और टॉपिक लिखें, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो कि हम रिलेट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। ठीक हो गया। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बड़ा ही पूछ रहा होता है कि वो जो है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका फ्यूचर क्या है। बाजू बात वो उसकी एक डायमेंशन निकालेगा, टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये डायमेंशन निकालता है, और उस पर वो क्वेश्चन, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी वो डायमेंशन की डायमेंशन निकाल के दे रहा होता है। तो इट इज लाइक कि आपने ये टॉपिक्स जो है, ये वाला टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा वैसे भी इम्पोर्टेंस ले जाता है। अच्छा, और इसके अलावा जो है आप एक और देखें जिस पर बात होती है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या चल रही है, और ये भी इंटरनेशनल इशू भी है और ये डोमेस्टिक इशू भी है आपका, कि ह्यूमन डेवलपमेंट उसके मल्टीपल जो चीजें आ रही होती हैं, उनको हम किस तरह से मेंटेन कर पा रहे होते हैं लाइक एसडीजीज की फॉर्म में। तो वो इंटरनेशनली भी होती है, और वो जो है डोमेस्टिक लेवल पर भी वो चीज चल रही होती है। अच्छा, इसके अलावा वॉर्स। वॉर्स मीन्स के मल्टीपल जो हमारे कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम गाजा की अभी बात करते हैं, इसराइल की बात करते हैं, इसराइल पैलेस्टाइन वॉर जिसको हम कह रहे होते हैं, इसकी बात करते हैं। बाद बात यूक्रेन की वॉर की बात करते हैं। खैर ये यूक्रेन की वॉर तो बहुत ही पुरानी हो चुकी हो गई है, और इसको वो कम ही दे रहा होगा, लेकिन गाजा की वॉर पे हो सकता है कि वो आपको कोई ना कोई एक टॉपिक निकाले और वो उस पर एक क्वेश्चन आपको बनाकर दे दे, या एक टॉपिक आपको उसमें से दे दे। ठीक हो गया जी। कि वॉर्स वाली जो सिचुएशन आ रही होती है, या जो वॉर्स की सिचुएशन, या जो कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर जो आ रही होती है किसी भी इवेंट की, लाइक कश्मीर इशू, अब उस पर ऐसा नहीं है कि अब हमारी वॉर हो रही हो, लेकिन हम मल्टीपल टाइम्स में जो है इंडिया के साथ, पाकिस्तान और इंडिया इस इशू की वजह से वॉर्स की तरफ जा चुके हुए हैं। और जब से जो है दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज बने हैं उसके बाद से वो वॉर की तरफ नहीं गए हैं। हाँ, 2019 में एक वो सिचुएशन आई थी कि जब आप वॉर की तरफ जा रहे थे, तो वो क्या चीज है, वो क्या चीज होती है कि कुछ इस तरह की चीजें होती हैं कि जो कि हो रही होती हैं, लाइक इसराइल और पैलेस्टाइन वॉर। कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर होती है एक कुछ चीजों की, और वो कॉन्फ्लिक्टिंग और वो कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर कैन लीड टुवर्ड्स वॉर। तो हम उस चीज को भी देख रहे होते हैं कि क्या ये इस तरह से एस्केलेट हो सकती है या नहीं हो सकती है। वो इस इशू को उठा सकता है लाजमी। ठीक हो गया, कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें हैं। तो ये जो है आपको मल्टीपल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इश्यूज, ये मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख कर रख दिए हैं। इट मीन्स कि कुछ इस तरह के जो जो मेजर मेजर, क्योंकि बेसिकली ये मेजर टॉपिक्स बनते हैं, तो ये वो मेजर टॉपिक्स हैं कि जिनको हम हैंडल कर रहे होते हैं, जिनको हम प्रॉपर वे में जाकर देख रहे होते हैं, और उन चीजों को हम प्रॉपर वे में सॉल्व कर रहे होंगे इवेंचुअली। ठीक हो गया जी। यहाँ तक होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेज। टाइप्स ऑफ एसेज में या बल्कि टाइप्स ऑफ एसेज की तरफ हम जाने से पहले आप एक और चीज देखें कि जो एग्जामिनर अप्रोच की हम बात करते हैं, या एग्जामिनर आउटलुक की हम बात करते हैं, उसमें उसके लिए आपका एस्से में क्या चीज या क्या रिक्वायरमेंट क्या होती है। उसमें क्या होता है कि जो कंटेंट होता है, फॉर हिम इट इज लाइक
40%। अच्छा, अच्छा, इस पर हम बात करते हैं कि देखो, जैसे जब आप कोई ऐसे लिख रहे होते हो ना, तो वो जो ऐसे का कंटेंट होता है कि आपने ऐसे के अंदर क्या लिखा है, किस तरह से लिखा है, आपकी थॉट्स क्या थी, आपने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की, आप किस तरह के पॉइंट्स लेकर आए, आप किस तरह के आइडियाज लेकर आए, वो क्या है, वो इट इज लाइक कंटेंट ऑफ योर एसे। तो वो फॉर एग्जामिनर तकरीबन तकरीबन 40% जो है वो आपका कंटेंट होता है, दैट मैटर्स, कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज आ जाती है कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। दूसरी नंबर पे आपका अराउंड 30% ऑफ योर एसे जो पासिंग की तरफ जा रहा होता है, 30% ऑफ योर ऐसे वो डिपेंड करता है ऑन योर लैंग्वेज। ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज अगर 40% सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपके पास कंटेंट हो, लैंग्वेज ना हो, तो वो आपका पास हो जाएगा। नो, इट इज लाइक अमलगमेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। कि उसमें क्या होगा कि आपने इन सारी चीजों को लिखा हुआ होगा, इन सारी ये सारी चीजें ऑन पॉइंट होंगी। तो फिर हम क्या करेंगे कि फिर वो ऐसे जो है ना, वो आपका सक्सेस की तरफ जा रहा होगा। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आपका कितना होता है, अराउंड 30% ऑफ योर essay will be depending upon essay structure। कि आपका essay का स्ट्रक्चर, कि आपने किस तरह से स्ट्रक्चर कैसे बनाया है। वो जो अभी हम बात कर रहे थे, जो मैंने आपको कहा था कि एक दफा सुन ले, लॉजिकल सीक्वेंस की जो बात की थी, वो भी इसी के अंदर आ रहा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ योर एसे में क्या होता है कि आपने थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाई है, किस तरह से लिखी है, आपने आउटलाइन किस तरह से बनाई है, किस तरह से लिखी है, आपने आउटलाइन को कैटेगराइज कैसे किया है, आपने जो इंट्रोडक्शन लिखना शुरू किया है उसको क्या आप उसको स्ट्रक्चर में मतलब उसके स्ट्रक्चर में तो कोई गलती नहीं कर रहे हो। तो इट इज लाइक, और इवन पैराग्राफ राइटिंग भी प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू हो रही होती है। कंक्लूजन राइटिंग भी प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू हो रही होती है। हर एक चीज का अलग से स्ट्रक्चर बनता है। तो आपने क्या उस स्ट्रक्चर को भी फॉलो किया है या नहीं किया है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यहाँ पर मैटर कर रही होती हैं। तो और कंटेंट देखें, वो 40% है। लाइक योर नॉलेज, जो आप पढ़ रहे हो, जो चीजें आप लिख रहे हो, किस फॉर्मेट में आप लिख रहे हो, किस तरह से आप लिख रहे हो, ये चीजें भी बहुत ज्यादा उसके अंदर काउंट की जा रही होती हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, होप सो कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अभी जो है हम जल्दी से कुछ चीजों को लिखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसेज में। देर आर 3 टाइप्स ऑफ एसेज। ठीक हो गया। पहला क्या है, एक्सपो एक्सपोजिटरी एसेज। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव एसेज भी कह रहे होते हैं। अच्छा, इसमें स्लैश कहाँ से आएगी, जिनको हम डिस्क्रिप्टिव एसेज भी कह रहे होते हैं। इनको हम वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूंगी मैं पहले, और देन फिर उसके बाद हम इनको हम अलग से कैटेगराइज करके, क्योंकि हर एसे को हैंडल करने का तरीका जो है ना वो डिफरेंट हो जाता है। तो इस वजह से हम इसको अलग वे में जाके कर रहे होते हैं, एक्सपोजिटरी या डिस्क्रिप्टिव को। और दूसरी फॉर्म या दूसरी टाइप ऑफ एसे कौन सी है, आर्गुमेंटेटिव एसेज। ठीक है, और थर्ड कौन सी है, लिटरेरी एसेज। हो गया। तो कुछ वो सिंपल फॉर्म में वो पूछ रहा होता है,
जो कि एक्सपोजिटरी फॉर्म में जाके लाई कर रहे हैं, लाई करते हैं वो टॉपिक्स। तो उसमें क्या होता है कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ एसेज का जब आपको आइडिया होता है, और उसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ एसेज हमें तब पता चलते हैं जब हम एक क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे और उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस हम देखेंगे। वो क्वेश्चन जाकर अटैच होते हैं मल्टीपल टाइप्स के साथ, कि कुछ ऐसे उसमें से ऐसे ऐसे निकल के आ रहे होते हैं जो कि आर्गुमेंटेटिव में जाके लाई करेंगे, कुछ ऐसे ऐसे होंगे जो कि डिस्क्रिप्टिव या एक्सपोजिटरी में जाके लाई कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो लिटरेरी में जाके लाई कर रहे होते हैं। तो हमने इनको हैंडल करने का तरीका क्योंकि डिफरेंट होता है, तो हमने यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर देखना होगा और इन चीजों को हमने अलग से करना होगा। आई थिंक थीसिस स्टेटमेंट के लिए हम कल जो है वो इसकी तरफ जा रहे होंगे, जिसमें मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं आपको मल्टीपल थीसिस स्टेटमेंट्स जो हैं वो लिख के भी दिखाऊंगी। तो उसमें क्या है कि ये चीजें जो हैं वो आपकी हो गई हैं। अब कल हम स्टार्ट ही थीसिस स्टेटमेंट से करेंगे, मल्टीपल टॉपिक्स निकालेंगे, उनकी थीसिस स्टेटमेंट्स बनाएंगे, और हो सकता है कि हम आउटलाइन भी थोड़ी बहुत इसमें जाके डिस्कस करें, और टाइप्स ऑफ एसेस को भी हम थोड़ा थोड़ा सा और मजीद एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो मैंने आपको बहुत ही एक जनरल फॉर्म में चीज बताई है। ठीक हो गया जी। हाँ, अब बताएं कि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो।